समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, जो कि ऐतिहासिक जनादेश हम लोगों के लिए था। तो इसलिए उत्तर प्रदेश ने तो बता दिया है कि इस बार आने वाला जो 27 का चुनाव है वो शिक्षा पे, चिकित्सा पे, सुरक्षा पे, रोटी कपड़ा मकान पे, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वोट करने का काम करेगा। सरकार उसकी बदलिए, उसकी लाइए जो रोजगार देता हो, उसकी लाइए जो लगातार वहाँ पे नवाचार और नया विकास करता हो। पता नहीं कहाँ से डाटा लाते हैं। डाटा मैनिपुलेशन में तो इनको डिग्री है, हर चीज में ये डाटा जो है मैनिपुलेट करते हैं। और CRB का डेटा जो है वो दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ा है योगी सरकार में। नाम बदल के जैसे 100 डाल का नाम बदल दिया इन्होंने, 108 एम्बुलेंस का नाम बदल दिया, और जो भी JPNIC जैसे इंस्टीट्यूट थे उनको तो बंद कर दिया। आपको याद होगा चुनाव के टाइम पे बनारस में BHU में एक रेप कांड हुआ था, उसमें जो आरोपी था वो जाके मध्य प्रदेश में पहले बीजेपी का चुनाव प्रचार करता है, वापस आता है, फिर उसको जो है पुलिस रिमांड पे लेती है। इस समय शायद वो बेल पे बाहर है। तीनों ही अपराधी मैम बेल पे बाहर है। संविधान सुप्रीम है, लॉ सुप्रीम है, व्यक्ति विशेष सुप्रीम नहीं है। तो योगी जी जब ये बुलडोजर मॉडल हो गया या पुलिस एनकाउंटर मॉडल हो गया, वो हमेशा लॉ को बाईपास करता है। मोदी जी को कह देंगे कि वो अपनी पत्नी को छोड़ चुके हैं तो क्या देश संभालेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की जो धार्मिक राजनीति थी उसको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पीढ़ी की जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। 2024 के चुनाव में जो 37 सीटें दी है, जो जनाधार अखिलेश यादव जी को दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की जनता। एक भी चैनल ऐसा नहीं है जिसपे शिक्षा की बात होती हो, जिसपे कानून व्यवस्था की बात हो। दिन रात सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, इस तरह की राजनीति। कि हमको रोजगार बढ़ाने होंगे। दूसरी चीज करनी होगी कि हमको प्रोडक्शन यानी अधिक से अधिक फैक्ट्रीज बढ़ानी होंगी। और तीसरी चीज हमको स्किल्ड जो लेबर्स हैं या स्किल्ड जो हमारे काम करने वाले लोग हैं उनको बढ़ाना होगा, यानी स्किलिंग करनी होगी। कि अमेरिका ने सबसे पहले सबसे अच्छी सड़कें बनाई है, उन सड़कों ने वहाँ की अर्थव्यवस्था को बनाया, इसलिए उन्होंने सबसे पहले सभी जिलों के मुख्यालय को राजधानी से वहाँ के उससे अच्छी सड़क से 4 लेन से जोड़ दिया। बुलडोजर को अगर हम न्याय का परिभाषा दे देंगे, मैं तो लॉ का स्टूडेंट हूँ, तब तो न्यायालयों को बंद कर देना चाहिए। हमारे लॉ फैकल्टी को बंद कर दीजिए। वकीलों का काम नहीं है, जजों का काम नहीं है, किसी का कुछ काम नहीं है, न किसी पुलिसिंग का काम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। मेरी मौजूदगी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर है। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव, जो अहम भूमिका और जो टक्कर देखने को मिल रही है वो मिल रही है योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव। शिक्षा छात्रों को बोला जाता है कि वो हमारे भारत का आने वाला कल है। जितना वो लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे उतना हमारा भारत जो है उसका नाम रोशन होता रहेगा। तो अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन लोगों को क्या लगता है, किसकी पकड़ बनी हुई है, क्या विकास अभी तक उत्तर प्रदेश में हुआ है और ऐसा कौन सा विकास है जो अभी तक योगी आदित्यनाथ के राज में नहीं हुआ है और वो उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। कि तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, खास तौर पे बुलडोजर बाबा का नाम जो है योगी आदित्यनाथ को मिला हुआ है। और ये बात हमेशा कही जाती है कि योगी बाबा ने अपने राज में गुंडागर्दी जो है खत्म कर दी है। अगले चौराहे पे वो राम नाम सत्य कर देते हैं जो भी आरोपी होता है। तो क्या स्टूडेंट्स को ये बात सत्य लगती है या उनको अखिलेश यादव का राज जो है अच्छा लगता था? बात करेंगे और देखते हैं कि ये जो पूरी चर्चा जाएगी उसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है। जी, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में? मैम, जैसा कि आपने बोला, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण ये मुद्दे हैं, लेकिन आप अगर योगी जी के कार्यकाल को देखिए तो वो कभी चर्चा करते ही नहीं कि शिक्षा पे, ना तो स्वास्थ्य पे, ना तो रोजगार पे। रोजगार के नाम पे वैकेंसी कम हो जा रही हैं, जो वैकेंसी आ रही है पेपर लीक हो जा रहे हैं। अगर पेपर लीक होता है तो फिर वो रद्द हो जाते हैं, अगर पेपर हो गए तो वो रद्द हो जाते हैं। और रही बात शिक्षा की, तो जितने अभी कुछ दिन पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले, हमको एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है, लेकिन एक पॉलिसी आई थी कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसको क्लोज किया है, मर्ज किया जाए। तो जिस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन जो बेसिक है, एजुकेशन का बेसिक है, जब प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं हो पाएगी तो बच्चा ऊपर हायर एजुकेशन के लिए कहाँ पे जा पाएगा, प्रदेश में बाहर से कहाँ से जा पाएगा और ह्यूमन रिसोर्स कैसे बन पाएगा। उसमें सरकारी जो स्कूल है उन्हीं को बंद किया जा रहा है। तो आखिर गरीब तबका, जो वंचित तबका है, जो पढ़ाई लिखाई की जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा सकते, प्राइवेट स्कूल नहीं जा सकते, तो वो पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? उनको मजबूर किया जा रहा है मजदूरी करने के लिए। जब वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, स्कॉलरशिप्स रोक दी गई हैं या तो उनके फंड्स कट कर दिए गए हैं ताकि वो पढ़ ना सकें, जिसकी वजह से रोज़गार, बेरोज़गारी की समस्या पैदा हो रही है। तो ये शिक्षा, बेरोज़गार सब मामले में फेल हो चुके हैं और ये सिर्फ धर्म की बात करते हैं। शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य की तो आप देख ही रहे हैं कि स्वास्थ्य जो है, कोई भी नए जो हॉस्पिटल्स हैं वो नहीं खोले जा रहे हैं, बल्कि जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। भाजपा कहती है कि उज्ज्वला योजना, आवास योजना का सबसे ज्यादा लाभ अगर कहीं हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पे देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 22 करोड़ है। अगर डाटा की बात करेंगे तो डाटा में भले कह सकते हैं कि हाँ कितना लाभ हुआ, लेकिन आप ज़मीन पे जब जाएंगे तो कितने लोग हैं जो हर गाँव में, मैं कहूँगा आप हर गाँव में जाइए, वहाँ पर एक ऐसा आपको
तबका मिल जाएगा हर गांव के कोने में जो जिसके पास आज घर नहीं है। बेसिकली कहें तो मुसहर समाज के लोग जिनको मैं जानता हूं हमारे पूर्वांचल में, वो हर गांव में ऐसे हैं, मतलब सभी गांव में आसपास मिल जाएंगे, हर गांव में जिनके पास आज भी घर नहीं है। तो ये पता नहीं किस चीज़ का दावा करते हैं और पता नहीं कहाँ से डाटा लाते हैं। डाटा मैनिपुलेशन में तो इनको डिग्री है, हर चीज़ में ये डाटा जो है मैनिपुलेट करते हैं। और क्राइम की बात करिए तो एनसीआरबी का डाटा, अगर डाटा की बात करनी है तो एनसीआरबी में देखिए महिला के खिलाफ कितने अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और क्राइम अगर आपने बात की अभी गुंडागर्दी की, तो गुंडागर्दी की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं, अपहरण की घटनाएं सबसे ज़्यादा आज हो रही हैं, तो कहीं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। तो ये डाटा पे अगर बात करेंगे तो वहाँ पे सबसे पीछे हैं। ये सिर्फ ये बात वहाँ पे दिखाने के लिए लोगों को, धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की, नफरत फैलाने की, बस इसी में ये रोटी सेक रहे हैं और लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, उसी से अपना वोट बटो। क्राइम रेट की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो एक लाइन योगी बाबा की काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होती है कि कोई भी अगर छेड़खाड़ी या रेप जैसी घटना करेगा उत्तर प्रदेश में, अगले चौराहे पर राम नाम सत्य कर देंगे। मोहित खान का हमने केस देखा तो उसके घर पे बुलडोजर चला दिया गया। वहाँ पे एक टिप्पणी जो है यादव परिवार से आई थी कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए, जिसका बहुत ज़्यादा आलोचना करी गई। कितने बड़े पद पे बैठ के बोलते हैं आरोपी का कि डीएनए टेस्ट कराइए, कैसी बात करते हैं ये? मैम मसला ये है, एनसीआरबी का डेटा जो है वो दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ा है योगी सरकार में। तो अगर क्राइम रेट बढ़ा है तो कितने घर आपने बुलडोज किए? पहली बात तो ये। दूसरी बात, बीजेपी के एमएलसी हैं ब्रिजेश सिंह, जिन पे 56 प्लस मुकदमे हैं। अब एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं मालूम, 56 प्लस मुकदमे हैं। तो अगर आप बाहुबलियों के खिलाफ चल रहे हैं तो ब्रिजेश सिंह बीजेपी से एमएलसी कैसे हैं? बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे शिक्षा की कि हमें पढ़ाई लिखाई, गरीबों की, मजलूमों की बात करेंगे तो हमें लेबल कर दिया जाएगा कि ना ये तो एंटी हैं। दूसरी बात रही, सहारनपुर का भी रिसेंट एक न्यूज़ थी किसी, क्योंकि गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं, किसी ऐसे ही वो न्यूज़ चैनल के कोई ऐसे ही था, जिसमें मिड डे मील बच्चे पेपर पे लेकर खा रहे हैं, चावल और नमक। तो ये हालात हैं उत्तर प्रदेश के। मेट्रो का, लखनऊ में मेट्रो अखिलेश यादव की सरकार में आई, एक सिंगल स्टेशन नहीं बढ़ पाया है अब तक। 2017 से लेकर अब तक एक सिंगल मेट्रो स्टेशन योगी सरकार बढ़ा नहीं पाई। एक आरोप जो है योगी सरकार पे लगाया जाता है कि जितना भी विकास हुआ है वो अखिलेश यादव के समय में हुआ था, सपा के समय में हुआ था। अब जो भी हो रहा है उसमें क्या करते हैं योगी बाबा, से फीता काटने आ जाते हैं। वो सिर्फ नाम बदल के, जैसे 100 डाल का नाम बदल दिया इन्होंने, 108 एम्बुलेंस का नाम बदल दिया जी, और जो भी JPNIC जैसे इंस्टीट्यूट थे उनको तो बंद कर दिया। और जो भी जैसे कि जनेश्वर मिश्र पार्क था तो उनको वो प्रोजेक्ट करते नहीं कि हमारे यूपी में भी है, जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, उसको प्रोजेक्ट नहीं करते। इकाना स्टेडियम है, उसका नाम नहीं लेते हैं। तो ये जो सारे हमारे एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ का जो एक्सप्रेस वे था, सबसे कम समय में बनकर तैयार होने वाला और बेस्ट क्वालिटी का था। उसके बाद न जाने कितने एक्सप्रेस वे बने जो उद्घाटन के हफ्ते भर के अंदर टूट गए। तो ये तो इनकी क्वालिटी है। और योगी जी खुद गुंडों की बात करते हैं, वो अपने ऊपर से खुद मुकदमे हटाए थे, वो संरक्षण खुद ही देते थे गुंडों के। जो कार्रवाई करते हैं वो चुनिंदा लोगों को टारगेट कर करके बस उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होती है। आपको क्या लगता है कि अगर फिर से अगर अखिलेश यादव की सरकार यूपी में आ जाती तो क्या महिला सुरक्षित वहाँ पे हो पाएगी? बिल्कुल मैम, अखिलेश यादव जी युवा नेता हैं और बाहर से पढ़ाई करके भी आए हैं, तो उनकी सोच में युवाओं का दर्द झलकता है। मेनली वो रोज़गार और एजुकेशन पे ज़्यादा उन्होंने काम किया है, प्लस महिला सुरक्षा के लिए भी उन्होंने पहले सबसे बेहतरीन लखनऊ में पुलिस जो बनवा के दिया है ऑफिस उन्होंने, और हमको फिर पुलिस हेडक्वार्टर और 108 नंबर सेवा जो एम्बुलेंस सेवा दी गई है, आधा घंटे में पहुंचने वाली सेवा, योगी जी ने सिर्फ उसका नाम बदल दिया है। आज के समय में आपको मैं बताऊं, गांव में उसमें यदि कोई कॉल कर रहा है और कोई दलित महिला है, वो भी बस पीडीए के समाज की महिला है, तो उसके लिए वो एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। एक स्पेसिफिक समाज के लिए ही एम्बुलेंस पहुंच पा रही है। बहुत बड़ा सवाल है इस समय महिला सुरक्षा। योगी जी अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया है, वो भी उनका सेलेक्टिव है। आपको याद होगा चुनाव के टाइम पे बनारस में BHU में एक रेप कांड हुआ था, उसमें जो आरोपी था वो जाके मध्य प्रदेश में पहले बीजेपी का चुनाव प्रचार करता है, वापस आता है, फिर उसको जो है पुलिस रिमांड पे लेती है। इस समय शायद वो बेल पे बाहर हैं, तीनों ही अपराधी मैम बेल पे बाहर हैं। तो उनका जो आपने बताया कि अगले चौराहे पे राम नाम सत्य होगा, किंतु वो भी बिल्कुल जो भी गलती कर रहा है उसको आप बिल्कुल सजा दीजिए। हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, बट हम नहीं चाहते हैं कि लॉ को बाईपास किया जाए, क्योंकि लॉ को बाईपास जब भी किया जाता है तो आर्बिट्री एक्शन होने लगते हैं, पुलिस स्टेट बनने की टेंडेंसी होती है। उसमें गरीब लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादा किया जा सकता है। जो पावरफुल रसूखदार लोग हैं वो तो अपने इन्फ्लुएंस से बच सकते हैं, किंतु इसीलिए हम लोग एक लॉ सोसाइटी में रहते हैं, ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिसमें लॉ सुप्रीम है। हम लोग को लॉ सेंटर 1 से हैं और हम लोग को हमेशा से पढ़ाया गया कि संविधान सुप्रीम है, लॉ सुप्रीम है, व्यक्ति विशेष सुप्रीम नहीं है।
तो योगी जी जब ये बुलडोजर मॉडल हो गया या पुलिस एनकाउंटर मॉडल हो गया, वो हमेशा लॉ को बाईपास करता है, जिससे आर्बिट्रेरियस बढ़ती है। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि पढ़ाई और एजुकेशन एंड जॉब से ज़्यादा बात हो सके। एजुकेशन की बात करें तो लगातार फीस वृद्धि की जा रही है। प्राइमरी स्कूल्स जिनको अच्छा करना चाहिए, जिनको और स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनको बंद किया जा रहा है, उनको कमज़ोर किया जा रहा है, ताकि एक समय प्राइवेट के हाथों बेचा जा सके। रोजगार की स्थिति आपको एक घटना है, 69,000 शिक्षक वैकेंसी काफ़ी पुरानी वैकेंसी है, जिसका सिलेक्शन हुआ और गलत तरीके से सिलेक्शन हुआ। लोग लखनऊ में 4 साल तक प्रोटेस्ट करते रहे, लाठी खाए। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि इसमें आरक्षण की चोरी हुई है। आज तक उसको रेप्लिकेट नहीं किया गया दोबारा से। किस प्रकार, मतलब आप ये समझिए कि वैकेंसी आती नहीं है। अगर वैकेंसी आई है तो उसका पेपर लीक हो जाता है। यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, तमाम पेपर उस समय लीक हो रहे थे। पेपर लीक होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आर्बिट्रेरी तरीके से आरक्षण चोरी की जा रही है। उसके बाद 4 साल तक प्रोटेस्ट चल रहा है। उसके बाद भी अब भी मैम कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। मैं चाहता हूँ कि इन मुद्दे पर सरकार बात करे और लोग इन मुद्दे पर आगे ध्यान दें। आपने क्राइम रेट की बात करी कि अगर सपा की सरकार आती है तो क्राइम रेट पे जो है पकड़ बनाई जाएगी। भाजपा का हमेशा से आरोप रहा है कि एक मौलाना है जिनका नाम है साजिद रशीदी, डिम्पल यादव, जो कि धर्मपत्नी अखिलेश यादव की, जब वो मस्जिद गई तो एक टिप्पणी उनकी तरफ से करी जाती है कि देखिए नंगी पीठ करके बैठी हुई है। हम संविधान के दायरे में रह के कुछ भी करते, हमें जो भी करना है। में आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि FIR दर्ज करानी चाहिए थी या फिर उस मौलाना को अरेस्ट कराना? वो उनका अपना पर्सनल मोटिव है, माफ़ कर सकते हैं, उन्होंने माफ़ किया। अब ये अगर अपने हाथ में लेते हैं तो अगर हिंदुस्तान का हर आदमी अपने हाथ में हर चीज़ लेने लगेगा तो खून और कत्लेआम मच जाएगा हिंदुस्तान में। नहीं लगता कि अगर जो महिलाएं उत्तर प्रदेश की हैं उनके दिमाग में ये आएगा कि अपनी पत्नी को लेकर उन्होंने कुछ बोला नहीं कि इस आदमी ने कैसे बोल दिया, तो हमारी सुरक्षा कैसे? ऐसे तो मोदी जी को कह देंगे कि वो अपनी पत्नी को छोड़ चुके हैं तो क्या देश संभालेंगे। ये इल्ज़ाम तो उन पर भी लग सकता है। कहा जाता है लोगों द्वारा, कहा जाता है, मीडिया कभी इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करती। परिवारवाद का ठप्पा सिर्फ मुलायम सिंह यादव के ऊपर लगता है। कौन सा ऐसा बाप है जो खुद डॉक्टर है, वो नहीं चाहता अपना उनका लड़का डॉक्टर बने। अखिलेश यादव के अंदर खुद की काबिलियत थी कि यूपी में 37-38 सीट लोकसभा की आई है इस बार, तो ये खुद की काबिलियत है। युवा होने के नाते शिक्षा का स्तर उत्तर प्रदेश में क्या दिखता है? शिक्षा का स्तर तो उत्तर प्रदेश में लगभग ख़त्म करने की पूरी साजिश कर रही है बीजेपी सरकार, तत्कालीन बीजेपी सरकार। जैसे कि प्राइमरी संस्थानों को बंद कर दिया है और वो नहीं चाहते कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिल पाए। और जब तक प्राथमिक शिक्षा नहीं मिल पाएगी, कहते हैं ना कि जिनकी नींव मजबूत नहीं होती तो वो पौधे पेड़ में कैसे तब्दील हो पाएंगे। और जहाँ तक राजनीति की बात करें, पॉलिटिकल फिगर की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की जो धार्मिक राजनीति थी उसको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पीढ़ी की जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। 2024 के चुनाव में जो 37 सीटें दी हैं, जो जनाधार अखिलेश यादव जी को दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की जनता कतई भी धर्म के बंटवारे में फंसना नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ क्या चाहती है, दलित और अल्पसंख्यकों का सम्मान चाहती है और उन्हें संवैधानिक हक चाहिए, संवैधानिक नेतृत्व चाहिए, जिसके लिए आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से बढ़कर शायद ही कोई नेता होगा। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में देखिए, जो सरकार 2017 में आई थी तो मुख्य रूप से विकास और धर्म या हिंदुत्व के नाम पे आई थी। तो लेकिन आज के डेट में जैसे ही मेरे साथियों से सुनने को मिलता है कि धर्म की बात तो होती है, लेकिन वहाँ एक पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। केवल जाति विशेष के लोगों को ही सभी जगह नियुक्तियों से लेकर के सभी जगह में उनको प्राथमिकता दिया जाता है। मुख्य रूप से जो उनकी जाति, जो मुख्यमंत्री की जो जाति है, उस जाति के लोगों को ही प्राथमिकता दिया जा रहा है। और दूसरी बात तो जो रोजगार की बात है, अगर रोजगार इतना अच्छा उत्तर प्रदेश में होता तो उत्तर प्रदेश के लोग बिहार जाकर के रोजगार नहीं ले रहे होते। बिहार में शिक्षकों की बहाली लगभग 5 लाख की हुई है, उसमें से उत्तर प्रदेश के लोग अधिकांश मात्रा में उत्तर प्रदेश के लोग आकर के बिहार में नौकरी करने को विवश हैं। ये क्या दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियां नहीं हो पा रही है। और दूसरी बात, जो कार्रवाई हो रहा है ठीक है, लेकिन साथियों कुछ लोगों का कहना है, आरोप उन पर लग रहा है कि कार्रवाई भी पक्षपातपूर्ण रवैये से हो रहा है। जाति विशेष के लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और बाकी लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई जो है उसमें दोहरे नीति से हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो छवि उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जो हिंदुत्व के मुद्दे पर आए थे, वो एक जाति विशेष के रूप में बंध चुके हैं। इससे उनको बाहर निकलना चाहिए। अखिलेश यादव का हाल ही में एक बयान आया है कि जो बुलडोजर एक्शन है वो एक अच्छी संस्कृति नहीं है और न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भी इसकी आज़ादी जो है नहीं देता है। जो इंसान बुलडोजर एक्शन का इस्तेमाल करता है वो डिस्क्रिमिनेशन करता है। साफ सीधा उनका निशाना योगी आदित्यनाथ पे था। बुलडोजर एक्शन पे क्या कहें?
क्योंकि बुलडोजर नीति किसी भी हालात में संविधान के लिए फ़ायदेमंद नहीं। लेकिन आपने देखा होगा 2017 के बाद से योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने, पहले दिन से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर संविधान का एक एक पन्ना उखाड़ने का काम कर रहा है। वो लगातार संवैधानिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों, सिद्धांतों से परे होकर के सरकार चला रहे हैं, जातीय आधार पर राजनीति कर पूरी सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, उसके बावजूद वो बाज नहीं आ रहे हैं। आपने अभी जिक्र किया है कई जगह, कई केस के बारे में कहा है, वो लगातार धर्म आधारित बुलडोजर चला रहे हैं। ब्रजेश सिंह का नाम ले लीजिए, धनंजय सिंह का नाम लीजिए, ब्रजभूषण, बड़े केसेज हैं, सैकड़ों केसेज, राजा भैया का नाम ले लीजिए। इन पे इतने केसेज हैं कि इनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी जेल में बीत जानी चाहिए, लेकिन ये स्वजाती हैं मुख्यमंत्री जी के, इसलिए उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये किसी भी हालात, सरकार शपथ लेती है, समानता की बात करती है, बिना भेदभाव की जो है सरकार चलाने की बात होती है जब शपथ ग्रहण होता है, लेकिन इस तरीके के कृत्य जो संवैधानिक मूल्यों में किसी तरीके से फिर नहीं बैठते हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है पूरा आक्रोश उत्तर प्रदेश के अंदर है। आपने देखा 2024 में ये लोग बुरी तरीके से हार गए। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, जो कि ऐतिहासिक जनादेश हम लोगों के लिए था। तो इसलिए उत्तर प्रदेश ने तो बता दिया है कि इस बार आने वाला जो 27 का चुनाव है वो शिक्षा पे, चिकित्सा पे, सुरक्षा पे, रोटी कपड़ा मकान पे, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वोट करने का काम करेगा, पलायन को रोकने का काम करेगा, महंगाई को कम करने का काम करेगा, गरीबी को कम करने का काम करेगा, और इसकी जो बात करेगा उस पे वो लोग अपना मोहर लगाने का काम करेंगे। और हम सब छात्र हैं, इसलिए शिक्षा की बात करते हैं। आपको पता है कि शिक्षा मित्रों की क्या हालात। अखिलेश जी थे, उन्होंने 30,000 रुपया किया, लेकिन योगी जी 10,000 कर दिया। इन्होंने शिक्षा की जो है कमर तोड़ने का काम किया है। जो हमारे लिए चिराग हैं, प्रकाश हैं, शिक्षक, उनको अंधकार में डालने का काम किया है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, इसी सरकार के खिलाफ हम सब छात्र जो है बिल्कुल खिलाफ हैं इसके, और जो है आने वाले समय में हम जो है इसके खिलाफ मतदान करने का काम करेंगे। यहाँ पे जैसे कुछ लोगों ने बोला कि योगी आदित्य के राज में धर्म की राजनीति जो है हो रही है। भाजपा आरोप लगाती है अगर योगी के राज में धर्म की राजनीति हो रही है तो जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था और जब न्योता गया था यादव परिवार को, सपा पार्टी को और विपक्षी नेताओं को, तो वो लोग वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचे? विपक्षी दलों ने तो राम मंदिर ना बने इसलिए वकील खड़े कर दिए गए थे, और उसके बाद वो कहते हैं कि हम गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। मंदिर और मस्जिद जाना एक बहुत ही प्राइवेट अफेयर है, किसी के नौते पे या किसी की इनविटेशन पे नहीं। जब किसी का मन करे वो मंदिर या मस्जिद जब जाए। और रहा सवाल धर्म की राजनीति का, मेरा यही मानना है कि अगर आप सीरियसली, अगर आप शाम को चैनल, अगर कोई भी न्यूज़ चैनल, अगर जो टॉप के, जो खुद वो कहते हैं न्यूज़ चैनल, आप खोल के बैठेंगे, उनकी डिबेट आप ध्यान से सुनिए। एक भी चैनल ऐसा नहीं है जिस पे शिक्षा की बात होती हो, जिस पे कानून व्यवस्था की बात होती हो। दिन रात सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, इस तरह की राजनीति और इस तरह की डिबेट्स ये चैनल करने का काम करते हैं। वो किसके इशारे पे है? वो सरकार के इशारे पे। सरकार नहीं चाहती हम और आप ये पूछे कि ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। सरकार नहीं चाहती हम पूछे कि रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा। सरकार बस ये चाहती है कि मंदिर और मस्जिद की राजनीति हो। अखिलेश यादव, आपको लगता है कि 2027 में आ पाएंगे? पकड़ बन पाएगी? मैं 101% गारंटी लिख कर दे रहा हूँ कि 2027 में मुख्यमंत्री बनने से अखिलेश यादव जी को कोई नहीं रोक सकता। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के पूरे जो समाजवादी छात्र हैं और जिस हिसाब से वो हर एक चीज़ में मुद्दे को उठा रहे हैं, जिस हिसाब से भाजपा की पोल खोल रहे हैं, जिस हिसाब से गोदी मीडिया की पोल खोल रहे हैं, इंडिया टुडे की पोल खोल दी है, उससे आप बिल्कुल सीधा संदेश मानिए कि समाजवादी लोग पीछे हटने वालों में नहीं है। 2027 में जैसे 24 में आ रहा था वैसे 27 में आ रहेंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि इसको रोक सके। अच्छा, अभी जैसे आपने बोला, मेरा सवाल है कि समाजवादी पार्टी के हम स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, आप जब जवाब दे रहे हैं वो समाजवादी एज ए स्टूडेंट या आप समर्थन कर रहे हैं इसलिए, या एज ए स्टूडेंट आप जवाब दे रहे हैं? मैं एज ए आइडियोलॉजी समाजवादी सोशलिस्ट हूँ, मैं ये बात बोल रहा हूँ। देखिए, छात्रों का जो काम है वो अध्ययन का है, और अध्ययन के काम में जो सबसे पहली शर्त आती है वो निष्पक्ष होने की आती है। तो अगर हम निष्पक्षता से आंकड़ों की, तथ्यों की और जो भी अभी ज़मीनी हकीकत है उसकी अगर हम जांच करेंगे एक छात्र के रूप में, तो हम पाएंगे कि देश में 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। वो पहली एक चीज़ है कि देश में पैसा खूब है, मतलब अर्थव्यवस्था का जो पैसे के मामले में 5वें नंबर पे पहुंच गए हैं, 4थे नंबर पे पहुंच गए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत स्थिति ख़राब है। मतलब हम बांग्लादेश से भी ख़राब स्थिति में है पर कैपिटा इनकम के मामले में। तो कहने का मतलब सबसे पहली जो ज़रूरत है पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की ज़रूरत है। पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगा? उसके लिए 2-3 चीज़ें करनी होगी। पहली चीज़ करनी होगी कि हमको रोज़गार बढ़ाने होंगे। दूसरी चीज़ करनी होगी कि हमको प्रोडक्शन यानी अधिक से अधिक फैक्ट्रीज बढ़ानी होंगी। और तीसरी चीज़ हमको स्किल्ड
जो लेबर्स हैं या स्किल्ड जो हमारे काम करने वाले लोग हैं उनको बढ़ाना होगा, यानी स्किलिंग करनी होगी। सरकार कहाँ इस पे काम कर रही है? ना रोजगार दे रही है, ना कोई कंपनी खुल रही है, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियां देश छोड़ के जा रही हैं। और उसके अलावा ना ये लोग उस तरीके की शिक्षा दे पा रहे हैं कि जिस तरीके से लोग रोजगार पा पाएँ। उसके बाद लोग डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं। फिर दूसरी जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो सामाजिक न्याय की है। अगर हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं तो अगर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पैसा किनके पास है, उस सामाजिक आधार पर वो किस पहचान के लोगों के पास है, तो हम पाएंगे कि उसमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक बहुत पीछे हैं। उनके पास ये जो पैसा है वो कुछ % लोगों के पास है। और फिर जब हम उनका जो हम सामाजिक स्टेटस देखेंगे तो वो अलग है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सामाजिक न्याय भी हो, इसलिए ज़रूरी है कि जातिगत जनगणना हो और जातिगत जनगणना के अनुसार नए अर्थव्यवस्था का निर्माण हो, जिसमें किस तरीके से तय कर पाएंगे कि जो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें कौन से लोगों की कितनी भागीदारी होगी। उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक, रोजगार, नौकरी, बेरोजगारी, अभी तक योगी के राज में वो समस्याएं हल नहीं हुई हैं। वो समस्याएं बढ़ी हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जो पिछली सरकारें थी उस समय एक मुख्यमंत्री थे 2012 से 17 अखिलेश यादव, उनका एक नारा था कि ट्रिपल द स्पीड डबल द इकोनॉमी। वो ये कहना चाहते थे कि अगर हम देश की और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्पीड है वो ट्रिपल कर देंगे तो जो अर्थव्यवस्था है वो डबल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक बात और कहते थे कि अमेरिका ने सबसे पहले सबसे अच्छी सड़कें बनाई और उन सड़कों ने वहाँ की अर्थव्यवस्था को बनाया। इसलिए उन्होंने सबसे पहले सभी जिलों के मुख्यालय को राजधानी से वहाँ के उससे अच्छी सड़क से 4 लेन से जोड़ दिया। उन्होंने सबसे अच्छे उन्होंने और एक्सप्रेसवे दिया। अब हम दिल्ली से लखनऊ तक जा सकते हैं और लखनऊ से बिहार के बॉर्डर तक जा सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। और इसके अलावा उन्होंने युवाओं के लिए स्किलिंग के लिए तमाम सेंटर्स खोले। पहला IT हब और IT सिटी लखनऊ में बना। उन्होंने तमाम अलग अलग फैक्ट्रीज कंपनियों को अनुदान देके वहाँ पे खुलवाने का काम किया। तो हमको ये लगता है कि अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई इंजीनियर, कोई नई सोच का व्यक्ति अगर उस पद पे पहुंचेगा और कोई ऐसी सोच का व्यक्ति पहुंचेगा जो सामाजिक न्याय भी करना चाहता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना चाहता है, यानी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाना है और उसी के साथ सामाजिक न्याय भी करना है। यानी जो लोहिया का नारा है कि समाजवाद समृद्धि का बंटवारा है, यानी एक हाथ से हमको समृद्धि भी लानी है, मतलब हमको फैक्ट्रीज भी खुलवानी है, और एक हाथ से सामाजिक न्याय करते हुए ये भी तय करना है कि उस समृद्धि का बंटवारा सभी लोगों में हो। ये नहीं कि कुछ ही लोग उस समृद्धि का हिस्सा खाते रहें। अगर योगी जी कहते हैं कि हम इकोनॉमी को दुगना कर देंगे, तिगुना कर देंगे, हम ये कहते हैं कि वो कैसे तिगुना होगा? आप बुलडोजर चलाते रहेंगे और जहाँ पे माफिया राज होगा वहाँ पे कोई फैक्ट्री कैसे लगाने आएगा? माफिया राज कैसे नहीं है? हर एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। आप डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए, वहाँ पे मैं एक माफिया का नाम बता दूंगा। बनारस में ब्रजेश सिंह हैं, आप मिर्जापुर में चले जाइए वहाँ विनीत सिंह हैं, आप जौनपुर में चले जाइए वहाँ धनंजय सिंह हैं। ऐसे तमाम ऐसे पूरा लिस्ट खाली हो जाएगा। आप जिस जिले का नाम लेंगे वहाँ पे एक माफिया सत्ता पोषित मिल जाएगा। तो जिस तरीके से वहाँ पे कानून व्यवस्था, अब NCRB का डाटा निकाल लीजिए। NCRB का डाटा जो केंद्र सरकार का डाटा है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा क्राइम रेट अगर कहीं बढ़ा है, सबसे ज़्यादा स्पीड से, तो उत्तर प्रदेश में। दूसरी चीज़ जो पुलिस स्टेट होने की बात है, अगर पुलिस स्टेट होता जाएगा, बुलडोजर को अगर हम न्याय का परिभाषा दे देंगे, मैं तो लॉ का स्टूडेंट हूँ, तब तो न्यायालयों को बंद कर देना चाहिए। हमारे लॉ फैकल्टी को बंद कर दीजिए। वकीलों का काम नहीं है, जजों का काम नहीं है, किसी का कुछ काम नहीं है, ना किसी पुलिसिंग का काम है। मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से अमेरिका में कि एक पुलिस वाले ने एक ब्लैक के ऊपर उसके गर्दन पे चढ़ के उसको मौत की घाट उतार दिया, तो किस तरीके से पुलिसिंग के ऊपर इतना बड़ा सवाल उठा। तमाम फेयर लवली जैसे कंपनी को अपना नाम बदल के ग्लो एंड लवली रखना पड़ा और वहाँ की पुलिसिंग को एक स्वतंत्र संस्था बना दिया गया। अगर इंडिया में भी सरकारें पुलिस को केवल सत्ता का, केवल दमन का अगर क्या हथियार मानती रहेंगी, बनाती रहेंगी, तो युवाओं को, छात्रों को निष्पक्ष होके, तटस्थ होके और आंकड़ों का, तथ्यों का सही आकलन करके अपना जवाब देना पड़ेगा। मैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की समर्थक के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, एक छात्र के रूप में बोल रहा हूँ कि किस तरीके से हम आंकड़ों का अध्ययन करेंगे तो हमको नई सरकार की जरूरत है। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि अखिलेश यादव को जिताने से ज़्यादा जरूरी है वह सरकार बदलने की जरूरत है। अगर सरकार नहीं बदली तो उसी तरीके से, जिस तरीके से ये लोगों के अंदर निरंकुशता आ जाएगी। सरकार उसकी बदलिए, उसकी लाइए जो रोजगार देता हो, उसकी लाइए जो लगातार वहाँ पर नवाचार और नया विकास करता हो, सामाजिक न्याय के साथ अर्थव्यवस्था की बात करता हो। आप अपना जवाब समाजवादी आइडियोलॉजी के हिसाब से देंगे या फिर भारत के एज ए स्टूडेंट होने के नाते आप यूपी का जो विकास होने वाला है या चाहते हैं उसके लिए देंगे? एज ए स्टूडेंट देना चाहूँगा। क्या देंगे फिर? यूपी में क्या ऐसा विकास चाहते हैं जो अभी तक नहीं हुआ है? सबसे पहले तो रोज़गार है और अर्थव्यवस्था जो डगमगा रही, जैसा भाई मेरा बोल रहा था, बिल्कुल सही बोल रहा था, मैं उसकी बात से पूरा सहमत हूँ। सहमत है।
आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ, आप किसको इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, मुझे बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।